तो पढ़ रहे हैं उत्तराखंड का इतिहास। और इतिहास के आज शुरुआत से ही शुरू करेंगे हम। उत्तराखंड का पहली क्लास है आज, है ना। तो पहले परिचय इसका थोड़ा बहुत तुमको जो है जान लेना चाहिए अच्छे तरीके से। हाँ, ऑनलाइन वालों को सबको गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। श्वेता गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये लगभग जो है 240 बच्चे लाइव हैं। आप लोग बार बार मैसेज ना करें भाई, जब कोई बहुत ज़रूरी बात पूछनी हो तभी मैसेज करना, तभी आप लोग अपने कमेंट वगैरह डालेंगे, नहीं तो केवल सुनेंगे भाई, ध्यान देंगे। यहाँ हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड का इतिहास। और उत्तराखंड का इतिहास जहाँ तक मुझे जानकारी है वो ये है कि बहुत कम बच्चों ने तुम्हारी क्लास में पहले पढ़ा है ना, उत्तराखंड का इतिहास। तो बहुत कम लोगों ने पढ़ा। पहली बार कौन कौन पढ़ रहा, ज़रा बताएंगे। पहली बार उत्तराखंड का इतिहास, पहली बार? अच्छा, तो बताओ तुम। बच्चे जो है जिन्होंने ठीक ठाक तैयारी कर ली वो भी पहली बार पढ़ रहे हैं। अच्छा भाई, चलो कोई बात नहीं, ध्यान देंगे यहाँ पे। हो सकता है इतिहास ही नहीं पढ़ा हो, बस ध्यान देंगे भाई थोड़ा सा। जो इतिहास विषय है, इस इतिहास को 3 हिस्सों में बांटा गया है। कितने हिस्सों में बांटा गया है? 3। पहले मैं केवल परिचय बता रहा हूँ, तो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब कुछ लिखना होगा तो फिर लिखवा देंगे, ध्यान देंगे। इतिहास में एक हिस्सा है जिसको हम लोग कहते हैं प्राचीन इतिहास, है ना। इतिहास का एक हिस्सा है जिसको हम लोग कहते हैं प्राचीन इतिहास। इतिहास का एक हिस्सा है जिसको हम लोग कहते हैं मध्यकालीन इतिहास। और इतिहास का एक हिस्सा है हमारे पास जिसको हम लोग कहते हैं आधुनिक इतिहास। तो इतनी जानकारी सभी को रहती है, क्योंकि इतना इतिहास तो हमने स्कूलों में भी पढ़ा होता है कि इतिहास में 3 कालखंड आते हैं: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। क्योंकि हम उत्तराखंड के इतिहास की बात कर रहे हैं, एक बार और बता दूं मैं सबको कि टाइम पे आ जाया करो सभी, ठीक है। उत्तराखंड के इतिहास की हम बात कर रहे हैं, तो उत्तराखंड का इतिहास हम 3 हिस्सों के अनुसार पढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहले तो परिचय की क्लास है, तो पहले तो परिचय पता होना चाहिए क्या क्या है हमारे इतिहास में, है ना, ये पता हो पहले तो। जब हम प्राचीन इतिहास की बात करते हैं तो इस प्राचीन इतिहास को भी हम कुछ हिस्सों में तोड़ करके पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास इतिहास के अंतर्गत आता है प्राक ऐतिहासिक काल। प्राचीन इतिहास में जो सबसे पहला कालखंड आता है उसको हम लोग कहते हैं प्राक ऐतिहासिक काल, ठीक है। दूसरा प्राक ऐतिहासिक काल के बाद यहाँ पर हमारे पास दूसरा कालखंड जो आता है उसको कहते हैं हम लोग आद ऐतिहासिक काल। उसको हम लोग कहते हैं आद ऐतिहासिक काल। और ये जो आद ऐतिहासिक काल है, इसके समाप्त होते ही हमारे पास एक कालखंड आएगा जिसको हम लोग कहेंगे ऐतिहासिक काल। तो प्राचीन इतिहास को भी कितने हिस्सों में बांटा गया है? 3 हिस्सों। सबसे पहले तो कई बार बच्चों को इस चीज़ में ही बहुत दिक्कत होती है कि ये प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक बांटे कैसे गए हैं, है ना। अब क्योंकि लोअर पीसीएस का पेपर भी तुम दोगे ही, और जब तुम इस स्तर का पेपर देते हो तो ये समझ होना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे अगर हम प्राचीन की बात करेंगे, या जैसे मध्यकालीन की बात करेंगे, या जैसे आधुनिक इतिहास की बात करेंगे, तो इतिहास हम सभी लोग जानते हैं कि इन 3 हिस्सों में बांटा जाता है। जैसे अगर प्राचीन इतिहास में तुमसे कहूँ कि प्राचीन क्या है, तो प्राचीन इतिहास इतिहास का वो चरण है जिस चरण में मानव सभ्यता विकासशील अवस्था में थी। जिस चरण में मानव सभ्यता कैसी अवस्था में थी? विकासशील। धीरे धीरे मानव जो है सभ्यता की ओर अग्रसर हो रहा था। तो विकासशील सभ्यता जिस दौर में हमको देखने को मिलती है उसको हम लोग कहते हैं कि ये कैसा इतिहास है?
प्राचीन इतिहास है। विकासशील का मतलब प्रगति धीरे 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 मानव समाज की हो रही थी, वो प्राचीन इतिहास है। फिर भारत की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास की शुरुआत भारत में 712 ईस्वी में होने वाले मुस्लिम आक्रमणों से हुई। 711-12 ईस्वी से हम अपना मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू करते हैं। लेकिन मध्यकाल का वास्तव में मतलब क्या होता है? तो मध्यकाल का मतलब होता है जब इतिहास में हमें दिखने लग जाए कि सामंतवादी अर्थव्यवस्था का दौर आ गया। कौन सी अर्थव्यवस्था का दौर आ गया है? सामंतवादी अर्थव्यवस्था। तो तब हम कहते हैं कि ये इतिहास कौन सा इतिहास है? मध्यकाल। ये सामंतवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है? जब अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से भूमि पर आधारित हो। किस पर आधारित हो? भूमि पर। राजा भूमि के लिए युद्ध करे, राजा को होने वाली आय, राजा को मिलने वाला टैक्स भूमि से मिले, तो वो कहलाता है हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास। इस बात को ठीक से समझना। प्राचीन इतिहास वो इतिहास है जब मानव सभ्यता विकासशील दौर में है, विकासशील दौर की ओर अग्रसर है। मध्यकालीन इतिहास का वो हिस्सा है जहां हम ये देखते हैं कि सामंतवादी अर्थव्यवस्था की नींव पड़ चुकी है। सब कुछ भूमि पर आधारित है। सल्तनत काल देखो तो सब कुछ भूमि पर आधारित है। मुगल काल देखो, सब कुछ भूमि पर आधारित है। भूमि के करों का राजा को होने वाला राजस्व सबसे प्रमुख आय है। तो जब भूमि का टैक्स सबसे प्रमुख होगा, राजा भूमि के लिए जब युद्ध करेगा, जब भूमि ही अर्थव्यवस्था का केंद्र होगी, तो वो अर्थव्यवस्था हमारी कहलाएगी सामंतवादी अर्थव्यवस्था। तो अब मध्यकाल किसी भी देश का इतिहास का हो, तो जहां सामंतवादी अर्थव्यवस्था की शुरुआत, वहां हम बोलेंगे कौन सा काल आ गया? मध्यकाल आ गया। ठीक है। तीसरी चीज हमारे पास आता है आधुनिक काल। कौन सा काल आता है? आधुनिक। आधुनिक काल में कई बार बच्चों को पूछता हूं आधुनिक काल किसको कहेंगे, तो बच्चे काफ़ी मतलब जो है बढ़िया उत्तर देते हैं। कहीं बच्चों को तो ये दिक्कत हो जाती है कि आधुनिक काल कहाँ से शुरू करें। तो जब मैंने कई बार बच्चों से पूछने की कोशिश की है, जैसे आर ओ के बैच में पीछे ऑनलाइन क्लास में भी काफ़ी सारे बच्चों को मैं पूछता था ये प्रश्न, तो कुछ बच्चे कहते थे सर बक्सर के युद्ध के बाद से हम मानेंगे कि आधुनिक भारत की शुरुआत हो गई। कुछ कहते थे कि सर 1857 की क्रांति के बाद से मानेंगे कि भारत के इतिहास में आधुनिक भारत आ गया। तो मैं उनको पूछता था कि भाई क्या ऐसा था कि 10 मई 1857 तक मध्यकालीन भारत था और 11 मई की सुबह को उठे और देखा आधुनिक भारत आ गया? ऐसा हुआ क्या इतिहास में? या 1764 तक जो है वो हमारा मध्यकालीन भारत था और 1 जनवरी 1765 को उठे और बाहर देखा तो आधुनिक भारत का इतिहास शुरू हो गया? ऐसा तो नहीं था। तो ये आधुनिक भारत का इतिहास हम कब कहेंगे? आधुनिक भारत का इतिहास कहा जाता है इनलाइटमेंट के दौर को। आधुनिक भारत का इतिहास या आधुनिक इतिहास कहा जाता है, किसी भी देश का आधुनिक इतिहास कहा जाता है पुनर्जागरण के काल को। किसको कहा जाता है? पुनर्जागरण के काल को। ये पुनर्जागरण का काल क्या होता है? जब कुछ लोग समाज के बीच से उठ करके आएंगे और कहेंगे कि सती प्रथा बंद होनी चाहिए, ये नैतिक मूल्यों के खिलाफ है, बाल विवाह बंद होने चाहिए, या दास प्रथा पर प्रतिबंध लगना चाहिए, या स्त्रियों को समान शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, कन्या भ्रूण हत्या पाप है। जब इस तरीके के नैतिक विचार समाज से उठने शुरू होंगे, जब समाज धीरे धीरे इन मूल्यों को समझना शुरू करेगा, तो हम कहेंगे आधुनिक भारत आ गया। यानी भारत के इतिहास में आधुनिक भारत एग्जैक्टली शुरू तब होता है जब राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, ऐसे महानुभावों का जन्म होता है जिन्होंने समाज को एक नई दिशा दी। भाई हम यूरोप में पुनर्जागरण पढ़ते हैं, हम लोग इटली में भी तो यही सब पढ़ते हैं कि जब वहाँ पर इनलाइटमेंट का दौर आया तो तब हम कहते हैं कि यूरोप में पुनर्जागरण की शुरुआत हुई, है ना। फ्लोरेंस को हम बेसिकली उसमें पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं कि वहाँ पे कैथोलिक लोगों में जो धारणाएं थी वो अलग थी, है ना। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे कि जब मानव समाज जो है वो पुनर्जागरण की ओर अग्रसर होगा, तो हम कहेंगे कौन सा इतिहास आ गया है? आधुनिक इतिहास। जब सामंतवादी अर्थव्यवस्था का दौर है,
तो वो कौन सा इतिहास है? मध्यकालीन इतिहास है। और जब मानव समाज, मानव सभ्यता विकास की ओर अग्रसर है तो उसको कहेंगे हम ये कौन सा समाज है? प्राचीन भारत का समाज है। इसलिए इन 3 चीज़ों को समझना जरूरी है। अब भारत के इतिहास को थोड़ा देर के लिए हम किनारे रखते हुए उत्तराखंड के इतिहास पर गौर करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास है क्या क्या ये पता चल जाए। देखो, प्राचीन इतिहास के अंदर मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिखा है प्राक ऐतिहासिक काल। कौन सा काल लिखा है? प्राक ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल हम उस इतिहास के कालखंड को कहते हैं जिस कालखंड को आज तक न किसी के द्वारा लिखा गया, और जब लिखा ही नहीं गया तो पढ़ा भी नहीं जा सकता है। समझ रहे हो बात को? तो यानी मानव समाज का वो इतिहास जिस इतिहास में केवल आदि मानव के जन्म से शुरुआत होती है। आदि मानव जब विकास में था, आदि मानव जब मुख्य समाज की धारा में था, तो वो इतिहास का कालखंड कौन सा है? प्राकैतिहासिक काल है, जहाँ किसी ने कुछ नहीं लिखा, लिखने पढ़ने का कोई ज्ञान नहीं था, पाषाण काल था, पत्थरों से सब कुछ होता था। वो कहलाता है हमारा प्राकैतिहासिक काल। फिर एक कालखंड आया इतिहास का जिस कालखंड में मानव ने लिखा तो है पर उस लिखे हुए को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, और उस कालखंड को हम लोग कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। उस कालखंड को हम लोग क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन, धौलावीरा, इन सभी जगह से जो भी कुछ लिखा हुआ मिला वो आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, आज तक भी नहीं पढ़ा जा सका है उसको। तो इसका मोटा मोटा मतलब ये हुआ कि भाई इस समय में आदमी ने लिखा तो है पर उस लिखे हुए को आज तक हम पढ़ने में सक्षम नहीं हैं। उस भाषा की समझ हमारे पास नहीं है जिस भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है, जिस लिपि का इन्होंने प्रयोग किया है। और इतिहास का वो कालखंड जो लिखा गया है पर पढ़ा नहीं जा सका, वो आ जाता है किसके अंतर्गत? आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर। फिर आ जाता है इतिहास का एक कालखंड जिसको हम लोग कहते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल इतिहास का वो कालखंड है जिस कालखंड को विधिवत लिखा भी गया है और पढ़ा भी जा सका है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि प्राचीन भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण कालखंड कौन सा है? ऐतिहासिक काल है। समझ रहे हो बात को? इतनी तो बहुत सामान्य बात है ना? जब हम प्राक ऐतिहासिक काल की बात करेंगे तो प्राक ऐतिहासिक काल में हम विशेषकर पढ़ रहे होंगे पाषाण काल को। किसको पढ़ रहे होंगे? पाषाण काल। और पाषाण काल के अंतर्गत हमको देखने को मिलेगा कि भाई जो इतिहास है जब उसको न किसी ने लिखा, न किसी के द्वारा पढ़ा गया, जब लिखा ही नहीं तो पढ़ा कहाँ से जाएगा, जिसका लिखित विवरण नहीं है, तो ऐसा इतिहास हम केवल और केवल उत्खनन के आधार पर पढ़ते हैं। किस आधार पर पढ़ते हैं? उत्खनन। कहीं खुदाई वगैरह हुई, वहाँ से कुछ प्राप्त हुआ, हमने कहा यहाँ कोई सभ्यता थी, जो मिला वहाँ से हमने डिफाइन किया कि यहाँ का इतिहास क्या था। जब लिखा ही नहीं तो उत्खनन से ही पता करेंगे। उत्खनन का मतलब होता है पुरातात्विक स्रोतों से इतिहास लिखना, है ना? तो जब इतिहास पुरातात्विक स्रोतों से लिखा जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं प्राक ऐतिहासिक काल। सिंपल सी बात है ना? जहाँ लिखित स्रोत नहीं है, जहाँ उत्खनन के आधार पर प्राप्त हुए स्रोत हैं। माना अगर हमारे यहाँ जो है मलारी से 5.2 kg सोने का मुखौटा मिला तो हमने कहा भाई यहाँ कोई प्राचीन सभ्यता रहती थी, कोई ना कोई लोग रहते थे। हमारे यहाँ गुफाओं से चित्र मिले तो हमने कहा कि ये आदिमानव के कालखंड के चित्र हैं, क्योंकि ऐसे चित्र आदिमानव के समय में भीमबेटका से भी मिले हैं, ऐसे चित्र और जगहों से भी मिले हैं। तो भाई इससे पता चलता है, लिखा तो किसी ने नहीं है ना कि कौन कौन सा समय आया, क्या क्या चला। तो जब हम लोग उत्खनन के आधार पर इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें मुख्यतः 2-3 चीज़ें आती है। जैसे हमारे यहाँ तुमको सबसे ज़रूरी चीज़ ध्यान रखना है, शैल चित्र। क्या ध्यान रखना है? शैल चित्र सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होगा। जब भी हम पढ़ेंगे तो पाषाण काल का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या होगा? शैल चित्र होगा। शैल का मतलब हुआ पत्थर, पत्थर पर बनाए गए चित्र, इनको हम लोग बोलेंगे शैल चित्र, और ये पाषाण काल का सबसे उत्तम स्रोत है।
दूसरा, आदि मानव के बारे में पता करने के बारे में और कौन कौन से स्रोत हैं हमारे पास। कप मार्क्स हैं जिनसे पता लगाया जा सकता है। कप मार्क्स ओखली की तरह एक आकृति होती है जो आदि मानव जो है एक पत्थर पर उसको बनाया करता था बारिश का पानी संग्रहण करने के लिए। तो इस तरीके की कुछ हमारे पास चीज़ें हैं जो किसके अंतर्गत आएंगी, पाषाण काल के अंतर्गत। फिर आता है हमारे पास आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल हमारे पास जहाँ तक हमको जानकारी मिलती है वो इस काल खंड के बाद लिखे गए ग्रंथों से मिलती है। तो कुछ बौद्ध ग्रंथ इसके अंतर्गत आ जाते हैं, जैसे कुछ बौद्ध ग्रंथों में उत्तराखंड का उल्लेख भी है, हिमवंत नाम लिखा गया है बौद्ध ग्रंथों में उत्तराखंड के लिए। ऐसे कुछ जानकारी हमको आद्य ऐतिहासिक काल की मिलती है, पर यह आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, क्योंकि ये उसके बाद लिखे गए ग्रंथ हैं। उस ग्रंथ में लिखा गया कि इस समय ऐसा था, तो उससे पता चल रहा है। समझ रहे हो बात को। फिर आता है हमारे पास ऐतिहासिक काल, और जहाँ हमारे पास ऐतिहासिक काल आएगा वहाँ हमारे पास इतिहास के स्रोत में सबसे पहली चीज़ होगी अभिलेख। क्या चीज़ होगी? अभिलेख। अभिलेख हमारे पास यहाँ पर होंगे। यहाँ हमारे पास राजाओं के सिक्के होंगे। यहाँ राजाओं के द्वारा लिखाए गए अभिलेख हैं, राजाओं के द्वारा लिखाए गए सिक्के हैं, राजाओं के द्वारा लिखाए गए लिखित स्रोत हैं। राजाओं के द्वारा लिखाए गए क्या चीज़ है? लिखित स्रोत। तो ये उपलब्ध हैं हमारे पास। जहाँ वो कालखंड कौन सा आ जाएगा? ऐतिहासिक काल। और हम लोग पढ़ेंगे कि उत्तराखंड में ऐतिहासिक रूप से शुरू होने वाला पहला राजवंश कौन सा था? पौरव वंश। पहले राजा जिन्होंने उत्तराखंड पर हमारी जानकारी के अनुसार शासन किया, जितना इतिहास में हमारे इतिहासकारों ने खोजा है उस जानकारी के अनुसार उत्तराखंड में शासन करने वाली पहली राजनीतिक इकाई पौरव राजवंश थी। कौन सा राजवंश था? पौरव राज। पौरव राजाओं के बाद कहीं ना कहीं इस उत्तराखंड की धरती पर कुणिद वंश का शासन रहा। किसका शासन रहा? कुणिद वंश। और कुणिद राजाओं के बाद हमको देखने को मिलता है कि उत्तराखंड में कार्तिकेय पूर्ववंशी राजाओं का शासन रहा। किसका शासन रहा? कार्तिकेय पूर्ववंशी राजाओं का शासन रहा। हम कार्तिकेयपुर राजवंश को उत्तराखंड का पहला पूर्ण रूप से ऐतिहासिक राजवंश भी कहते हैं। ठीक है, तो इसकी जानकारी कैसे कैसे हमको मिलती है तो वो हम पढ़ेंगे। तो उत्तराखंड के इतिहास में, प्राचीन इतिहास में, एक तो राजवंश आया कौन सा? पौरव वंश। एक वंश आया कौन सा? कुणिद वंश। और एक वंश आया हमारे पास कौन सा? कार्तिकेयपुर राजवंश। ठीक है, इससे पहले उत्तराखंड में कुछ पुरा प्रजातियों का भी निवास था। किसका निवास था? पुरा प्रजाति। जैसे इन राजवंशों से पहले हमको कुछ पुरा प्रजातियां भी पढ़नी होंगी, जिन पुरा प्रजातियों के अंतर्गत हम लोग कोल, किरात, है ना, शक, खश, इनको पढ़ेंगे। नाग, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, ये सब हिमालय की पुरा प्रजातियां हैं। ये सब हिमालय के आदिवासी हैं। उत्तराखंड में आने वाले सबसे पहले लोग जो थे वो कोल लोग थे। तो वो कैसे थे, उनकी भाषा क्या थी, किस प्रकार वो लोग रहते थे, तो कुछ पुरा प्रजातियों को भी हमको यहाँ पर पढ़ना होता है। जो हम ये प्राचीन इतिहास है उसके अंदर हम इतना ही पढ़ते हैं, मोटा मोटी ये ध्यान रख लेना। यानी जब हम प्राक ऐतिहासिक काल शुरू करेंगे तो हम पुरातात्विक इतिहास पढ़ रहे होंगे, उत्खनन के आधार पर इतिहास पढ़ रहे होंगे, और उसमें पाषाण काल के शैल चित्र वगैरह ही पढ़ रहे होंगे, या हम हेनवुड को पढ़ रहे होंगे, या हम रॉबर्ट ब्रूसफुट को पढ़ रहे होंगे, और इन सब चीज़ों में हम उत्तराखंड का इतिहास खोज रहे होंगे। दूसरा, बौद्ध ग्रंथों से हमको जो है आद्य ऐतिहासिक काल, कुछ रामायण महाभारत से जानकारी मिलेगी, ऋग्वेद वगैरह से मिलेगी। तो उन सब जानकारियों को हम इकट्ठा करके साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत या धार्मिक स्रोत या लिखित स्रोत के अंतर्गत पढ़ेंगे। ऐतिहासिक काल जहाँ आएगा वहाँ मैंने कहा मानव सभ्यता का वो कालखंड है जिसको लिखा भी गया है और पढ़ा भी गया है। तो यहाँ से हम अभिलेखों के बारे में, सिक्कों के बारे में, लिखित स्रोतों के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। और यहीं ऐतिहासिक काल आने के बाद हमारे पास आएगा उत्तराखंड का पहला वंश, जिस वंश का नाम है पौरव वंश। पौरव राजाओं के बाद कुणिद राजाओं का शासन शुरू हुआ, और कुणिद राजाओं के बाद कार्तिकेयपुर राजवंशी राजाओं को हम पढ़ेंगे। और ये हमारा प्राचीन उत्तराखंड का इतिहास हुआ। प्राचीन के बाद जैसे ही हम लोग मध्यकालीन में आए, प्राचीन के बाद हम जैसे ही मध्यकालीन में आए, तो इस मध्यकालीन इतिहास पर गौर करना
ये जो मध्यकालीन इतिहास है उत्तराखंड का, इस मध्यकालीन इतिहास में हमारे यहाँ शुरुआत होती है सबसे पहले एक राजवंश से, और उस राजवंश का नाम है चंद राजवंश। कौन सा राजवंश पढ़ेंगे? चंद राज। हम देखेंगे कि उधर जो है, उधर कत्यूरी राजाओं का विघटन शुरू होगा, इधर चंद राजाओं की स्थापना होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और चंद राजवंश पढ़ेंगे तो ये चंद राजवंश हम जानते हैं कि शासन कर रहा था कुमाऊं की धरती पर। कौन सी जगह शासन कर रहा था? कुमाऊं। जिस समय चंद राजा कुमाऊं में शासन कर रहे थे, उसी दौरान गढ़वाल में शासन कर रहे होते हैं पंवार शासक। तो पंवार राजवंश या परमार राजवंश जो है वो हम लोग पढ़ते हैं किसके अंतर्गत? मध्यकाल के अंतर्गत। परमार राजवंश या पंवार राजवंश गढ़वाल में कुमाऊं के राजाओं का समकालीन था। कुमाऊं और गढ़वाल में दो राजवंश एक साथ चलेंगे, कुमाऊं में चंदवंश और गढ़वाल में पंवार वंश। पूरब और पश्चिम के दोनों राज्य समानांतर चलते हुए दिखेंगे। इन दोनों राज्यों में अलग अलग समयों पर स्थितियां विपरीत होंगी और एक समय आएगा कि जब दोनों राज्यों पर अधिकार हो जाएगा किसका? गोरखा। लगभग 1791 ईस्वी में चंद राजवंश की राजगद्दी गोरखाओं के पास आ जाती है और लगभग 1804 ईस्वी में गढ़वाल राजवंश की गद्दी भी गोरखाओं के पास आ जाती है। कुमाऊं में गोरखाओं ने लगभग 25 साल शासन किया, गढ़वाल में गोरखाओं ने लगभग 10-11 साल शासन किया, ठीक है। तो कुमाऊं में गोरखाओं का शासन लंबा रहा क्योंकि कुमाऊं की सीमा नेपाल से लगती है और वहाँ राजनीतिक स्थिति पहले ही खराब हो गई थी, इसलिए गोरखा शासन काल की शुरुआत होती। फिर हमें देखने को मिलेगा कि गोरखा बड़े अत्याचारी शासक थे, किसी तरीके से गोरखाओं को झेला, समझ रहे हो बात को। और गोरखाओं के इतिहास का अंत करने के लिए उत्तराखंड में आगमन हो जाता है अंग्रेज़ों का, और जैसे ही अंग्रेज उत्तराखंड में आएंगे हम कहेंगे कि लगभग यही समय उत्तराखंड के इतिहास का आधुनिक काल का है। तो अंग्रेज़ों के आने के साथ ही हमारा कौन सा इतिहास शुरू हो जाएगा? आधुनिक उत्तराखंड का इतिहास शुरू हो जाएगा। अंग्रेज़ों के साथ साथ हम जिन चीज़ों पर गौर करेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पर, अंग्रेज़ों के साथ साथ हम जिन चीज़ों पर गौर करेंगे वो दूसरी चीज़ यहाँ पर समझने को हमको ये जान लेनी है बहुत अच्छे तरीके से कि भाई अंग्रेज़ों के साथ हम देखेंगे 19वीं सदी में पुनर्जागरण, 19वीं सदी में पुनर्जागरण, उत्तराखंड में भी पुनर्जागरण का दौर आया। उत्तराखंड में भी किसका दौर आया? पुनर्जागरण का दौर आया। जब पुनर्जागरण के दौर में तारादत्त गैरोला, जब पुनर्जागरण के दौर में गढ़वाली समाचार पत्र निकला, जब पुनर्जागरण के दौर में अल्मोड़ा से अल्मोड़ा अखबार निकला, जब शक्ति साप्ताहिक निकला, जब बद्रीदत्त पांडे कुली बेगार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, वो सब हमारे पास पुनर्जागरण के अंतर्गत आएगा। और ये पुनर्जागरण काल पढ़ने के बाद हमको देखने को मिलेगा एक अगला टॉपिक, और वो अगला टॉपिक होगा स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड का योगदान। स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड का योगदान, यानी जब भारत अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तो उसमें उत्तराखंड का योगदान क्या था वो देखने को मिलेगा। और स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड के योगदान के बाद हम देखेंगे कि देश आज़ाद होने के बाद धीरे धीरे एक मुद्दा तूल पकड़ने लगा, और वो मुद्दा था अलग राज्य उत्तराखंड का। और हमारे आधुनिक इतिहास में एक टॉपिक और जुड़ गया, और वो टॉपिक रहा पृथक राज्य आंदोलन, यानी अलग राज्य के लिए हुए आंदोलन हमारे आधुनिक इतिहास का एक हिस्सा हैं, उत्तराखंड के आधुनिक इतिहास का एक हिस्सा है। ये उत्तराखंड के इतिहास का परिचय है। जो हमें उत्तराखंड के इतिहास में पढ़ना है, तो जब हम यहाँ से शुरू करके यहाँ पहुँचेंगे तो तब हम कहेंगे कि हमने उत्तराखंड के इतिहास को कंप्लीट पढ़ लिया है, एकदम पूरा अच्छे तरीके से समाप्त कर लिया है, ठीक है। और इसके बाद अगर उत्तराखंड के इतिहास से बहुत अटपटा प्रश्न अगर नहीं आता है तो आप कर पाओगे। जहाँ तक मुझे उम्मीद है ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि इसमें कुछ छूटे, ठीक है।
और इतिहास पढ़ने में तुम्हें मज़ा भी बहुत आएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, युद्ध में मज़ा आता है ना बच्चों को, वायलेंस चाहिए आजकल, है कि नहीं। तो तुम देखोगे कि कोई राजा किसी राजा पे युद्ध कर रहा है, गढ़वाल और कुमाऊं के बीच में लगातार युद्ध हो रहे हैं, परस्पर युद्ध की संभावनाएं बन रही हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। हाँ बताओ भाई ऑनलाइन क्लास वालों। यस सर, समझ आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अपना नोट्स वगैरह अच्छे से बनाना है, इतिहास का जो पढ़ाया जाएगा वो पढ़ना है, बस इतना ही करना है। सुमित कुमार रुड़की वाले, क्या कह रहे हो भाई? सुमित कुमार अभी फ़िलहाल पढ़ लेते हैं, फिर बाद में बात करेंगे इस बारे में भाई। हाँ, आप लोग इतने मैसेज नहीं डालेंगे भाई एक साथ, मैं तो पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ मैसेज, इतने बड़े बड़े मैसेज, वो तब तक ऊपर चला जा रहा है, आप हर सेकंड मैसेज कर रहे हो। समझ आया तो हाँ बोलना, नहीं आया तो ना बोलना, इतना बहुत है, बाकी इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। बोलो ठीक है क्या? यहाँ तक सबको क्लियर है? अच्छा भाई, इतनी बात समझ गए होंगे, है ना। तो ये परिचय समझ पाए होंगे, तो अब एक बार तुम मेरे को फटाफट से बताओगे जो मैं पूछूंगा, ठीक है ना। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि प्राचीन इतिहास क्या होता है, तो क्या बोलोगे, किसको कहते हैं हम प्राचीन इतिहास? जब मानव सभ्यता किस दौर में थी? विकासशील दौर में थी, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्राचीन इतिहास कहते हैं। और प्राचीन इतिहास को भी कितने हिस्सों में बांटा गया है? 3 हिस्सों में। कौन कौन से 3 हिस्से हैं? प्राक ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल किसको कहेंगे भाई? जिसमें इतिहास को लिखा या पढ़ा नहीं गया है, और इतिहास किस पर आधारित है? उत्खनन पर आधारित है। इस इतिहास के अंदर क्या क्या आ जाता है? पाषाण काल, और पाषाण काल में ही हम पढ़ते हैं शैल चित्र वगैरह, ठीक है। फिर हमारे पास आता है आदि ऐतिहासिक काल, और इस आदि ऐतिहासिक काल को वो कालखंड है जिसे लिखा गया है पर पढ़ा नहीं जा सका है। इसकी जानकारी हमें कुछ साहित्यों से मिलती है, जैसे बौद्ध ग्रंथ हो गए, जैसे अलग अलग धार्मिक ग्रंथ, कालिदास की रचनाएं हो गई, और भी बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ जानकारी देती है। फिर हमारे पास एक कालखंड आता है ऐतिहासिक काल, जिस कालखंड को लिखा भी गया है और पढ़ा भी जा सका है, जिसमें हमारे पास अभिलेख, सिक्के, लिखित स्रोत, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे राजवंशों को। हम पौरव वंश को यहाँ इसलिए रख रहे हैं क्योंकि पौरव वंश के राजाओं के नाम हमारे पास लिखे हुए मिले हैं। समझ रहे हो बात को? स्पष्ट लिखे हुए राजाओं के नाम मिले हैं। हालांकि वंशावली वही रही होगी ये कहा नहीं जा सकता, पर हमें राजाओं के नाम लिखे हुए मिले हैं और वो पढ़े भी जा सके हैं। तो ऐसा स्रोत हमारा किसके अंतर्गत आता है? ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। कुणित राजाओं की मुद्राएं भी पढ़ी गई हैं, इसलिए वो भी ऐतिहासिक काल का हिस्सा है। और ऐतिहासिक काल का अपने आप में सबसे परिपूर्ण राजवंश कौन सा रहेगा? कार्तिकेयपुर राजवंश। जब हम यहाँ तक पढ़ लेंगे तो ये मानना कि प्राचीन उत्तराखंड का इतिहास कंप्लीट हो गया है, और प्राचीन से हम प्रवेश कर चुके हैं कहाँ? मध्यकालीन में। क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि कितने सॉफ्टली हम प्राचीन से कूद करके मध्यकाल में आ गए। बस एक राजा की शादी होगी और हम सीधे मध्यकाल में एंटर। ऐसा ही है इतिहास। यहाँ पे चंद राजवंश की शुरुआत हो जाएगी कुमाऊं में, और पंवार राजवंश की शुरुआत हो जाएगी गढ़वाल में। फिर इसके बाद शासन होगा किसका? गोरखाओं का, और गोरखाओं के शासन का अंत करेंगे कौन? अंग्रेज। अंग्रेज 1815 में आएंगे और 1947 में देश आज़ाद होने तक उत्तराखंड में रहेंगे, ठीक है। और यहीं हमको पढ़ना है 19वीं सदी में पुनर्जागरण। पुनर्जागरण में हम काफ़ी लोगों को पढ़ेंगे। मथुरा प्रसाद नैथानी को पढ़ेंगे। पुनर्जागरण में हम लोग जो है तारादत्त गैरोला को पढ़ेंगे। पुनर्जागरण में हम कुलानंद बर्थवाल को पढ़ेंगे। इन सभी लोगों को हमको इसके अंदर पढ़ना है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक आएगा स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड का योगदान। फिर हमारे यहाँ के गोली कांड वगैरह, वो सारी घटनाएं हमको किसके अंदर पढ़नी है? इसी टॉपिक में पढ़नी। और फिर हमारे पास आएगा पृथक राज्य आंदोलन। तो एक बार पहले इतना परिचय नोट करेंगे, फिर उसके बाद आगे चलते हैं।
ज़रा ये बताएंगे कि शैल चित्र कहते किसको हैं? हाँ, अभी तो बताया था मैंने। शैल का मतलब होता है, सबसे पहले देखो पहला टॉपिक है ये, पहला टॉपिक है। अभी तक तो जो पढ़ा हमने जो है प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, वो सब परिचय था। ये सबसे पहला टॉपिक है। तो प्रागैतिहासिक काल में भी हम सबसे पहले जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं शैल चित्र, और शैल चित्रों में भी हमने सबसे पहले उठाया है लखू उडियार को। शैल चित्र में भी हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं लखू उडियार। तो ज़रा ये बताएंगे भाई सभी कि उडियार का मतलब क्या होता है? उडियार का मतलब होता है गुफा, है ना। उडियार का मतलब होता है एक गुफा। तो हम गुफा के बारे में क्यों पढ़ना यहाँ पर शुरू कर रहे हैं? तो सबसे पहली बात यह है कि जब सभ्यता विकसित हुई होगी तो आदि मानव 3 BHK में रहना शुरू तो नहीं किया होगा सीधे। तो पहले तो गुफाओं में रहता था, है ना, जंगल में रहता था। तो गुफा जो है वो आदि मानव का सबसे प्रिय आवास था। क्यों? क्योंकि सबसे सुरक्षित वहाँ पर वो खुद को महसूस करता था। तो अगर हम यहाँ पे इस लखू उडियार के बारे में पढ़ें, तो इसके बारे में पढ़ने से पहले मैं बस केवल इतना परिचय इसका देना चाहता हूँ। यहाँ पे सुनेंगे ध्यान से, सब कुछ बाकी बाद में। हमारे एक बहुत प्रमुख इतिहासकार हैं यशवंत सिंह कटौच। यशवंत सिंह कटौच एक बहुत प्रमुख इतिहासकार हैं, और यशवंत सिंह कटौच का एक कथन है, यशवंत सिंह कटौच का एक कथन है कि लखू उडियार, ये जो लखू उडियार है, ये राज्य का सबसे प्राचीन प्रागैतिहासिक कालीन, ये राज्य का सबसे प्राचीन प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र है। तो भाई अगर मैं तुमसे पूछूं कि किस इतिहासकार ने कहा है कि लखू उडियार राज्य का सबसे प्राचीन प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र है, तो किस इतिहासकार ने कहा है? यशवंत सिंह कटौच। तो यशवंत सिंह कटौच का कथन है ये, ध्यान देंगे इतना। अगर इस लखू उडियार के बारे में हम यहाँ पे चर्चा शुरू करेंगे तो ध्यान रखना कि हम पढ़ किसके बारे में रहे हैं? लखू उडियार के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देंगे एक एक बेसिक पॉइंट को, जहाँ से ऑब्जेक्टिव बनते हैं हमारे पास। अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है आपका अल्मोड़े में। कौन सी जगह स्थित है? अल्मोड़ा। अल्मोड़ा के पास में एक गांव पड़ता है बाड़ेछीना। कौन सा गांव पड़ता है? बाड़ेछीना। बाड़ेछीना, अल्मोड़ा वाले लड़के होंगे ऑनलाइन क्लास में, बाड़ेछीना के भी हैं एक आधा लड़के। आधार कार्ड देख रहा था मैं एक दिन, तो तब पता चला। तो अल्मोड़ा बाड़ेछीना जो है, यहाँ पर सुयाल नदी के किनारे, किस नदी के किनारे? सुयाल नदी के किनारे, सुयाल नदी के किनारे जो है यहाँ पर स्थित है अपने पास कौन सी गुफा? लखू उडियार। ठीक है ना। किस नदी के किनारे है? सुयाल नदी। कौन सी जगह? अल्मोड़ा में। तो अल्मोड़ा में बाड़ेछीना गांव के अंतर्गत सुयाल नदी के किनारे स्थित है लखू उडियार। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि इस गुफा की खोज किस वर्ष हुई? तो इस गुफा की खोज हुई 1968 में। कब खोज हुई थी इस गुफा की? 1968। और इस गुफा की खोज करने वाले व्यक्ति, जो खोज करता है इस गुफा के, उनका नाम है मदन चंद्र जोशी। क्या नाम है? मदन चंद्र जोशी। डॉक्टर मदन चंद्र जोशी। हमारी किताबों में लिखा हुआ है डॉक्टर MP जोशी। क्या लिखा है? डॉक्टर MP जोशी। तो कंफ्यूज नहीं होना, MP जोशी बोले या मदन चंद्र जोशी बोले। इन्होंने इस गुफा को खोजा था। कब खोजा था बताएंगे? 1968। ठीक है भाई, 1968 में इन्होंने इस गुफा की खोज की थी।
खोजकर्ता कौन है? मदन चंद्र जोशी, या फिर क्या बोलेंगे, एमपी जोशी। अब बात आती है कि इन्होंने इस गुफा की खोज के बारे में कहाँ कहाँ जानकारी दी। इस गुफा की खोज के बारे में इन्होंने 2018 में पूर्वासी पत्रिका में जानकारी दी। कौन सी पत्रिका में जानकारी दी? पूर्वासी पत्रिका में इन्होंने इस गुफा के बारे में जानकारी दी। कौन सी पत्रिका में? पूर्वासी। दूसरा, एमपी जोशी की एक बुक है जिसमें इस गुफा का उल्लेख है और उस किताब का नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ कुडिंदा कॉइन्स। क्या नाम है? मॉर्फोलॉजी ऑफ कुडिंदा कॉइन्स। तो इस किताब का भी नाम याद रखेंगे भाई। अगर हमारे पास कभी पूछा कि मॉर्फोलॉजी ऑफ कुडिंदा कॉइन्स पुस्तक किसने लिखी है, तो ये किताब लिखी है किसने? एमपी जोशी, जिन्होंने इस गुफा की खोज की थी। ठीक है। दूसरा, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि इन्होंने इस गुफा के बारे में किस पत्रिका में लिखा था? पूर्वासी पत्रिका में लिखा था। कौन सी पत्रिका में लिखा था? पूर्वासी। यहाँ अगर हम लोग इस गुफा के बारे में आगे बात करेंगे, हमें जानकारी है कि इस गुफा से हमें क्या मिला था? शैल चित्र मिले थे, पत्थर पर बने हुए चित्र मिले थे। तो कुछ ना कुछ चित्र तो हमें यहाँ जो है दिखाए गए होंगे और उन्हीं चित्रों के बारे में हमें पहली तो जानकारी होनी चाहिए। यहाँ हमें एक लोमड़ी का चित्र मिला है। किसका चित्र मिला है? लोमड़ी। यहाँ से हमको एक लोमड़ी का चित्र मिला है। दूसरा, यहाँ से हमको छिपकली की आकृति का अष्टपदीय चित्र मिला है। छिपकली की आकृति का अष्टपदीय चित्र मिला है। छिपकली जैसा 8 पैर वाला कुछ बनाया गया है यहाँ। इसके अलावा इस गुफा के अंतर्गत हमको समूह नृत्य के चित्र मिले हैं। किसके चित्र मिले हैं? समूह नृत्य के चित्र मिले हैं। इस गुफा के अंतर्गत हमको एकल नृत्य के भी चित्र मिले हैं। किसके चित्र मिले हैं? एकल नृत्य। इसके अलावा यहीं मानव को शिकार करते हुए दिखाया गया है। यहीं मानव को क्या करते हुए दिखाया गया है? शिकार करते हुए दिखाया गया है। ये तो हुए इन शैल चित्रों की बात। दूसरा, ये याद रखना है कि इन शैल चित्रों में रंगों का भी प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? रंगों का प्रयोग किया गया है। ठीक हो गया। जैसे जब हम इन शैल चित्रों के बारे में पढ़ते हैं तो हमको जानकारी मिलती है कि लखोडियार के रंगों में श्याम रंग का यानी काला रंग का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? काला रंग का प्रयोग हुआ है। दूसरा, इन चित्रों में कत्थई रंग का भी प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? कत्थई रंग। तीसरा, इन चित्रों में श्वेत रंग का यानी सफ़ेद रंग का भी प्रयोग किया गया। तो इन रंगों का प्रयोग जो है यहाँ के चित्रों में किया गया है। एक बड़ा प्रश्न ये है कि तब रंग कहाँ से आए? तो ये सब फूलों से निकाले गए प्राकृतिक रंग हैं। समझ रहे हो बात को? काला रंग घोट करके बनाया गया है और बाकी रंग फूलों से प्राप्त किए गए हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी सबको, है ना? इसके अलावा अगर हम इस गुफा चित्र के बारे में और बातों को आगे लेकर के चलें तो ध्यान रखना है कि वर्तमान में लखोडियार को राज्य पुरातत्व विभाग ने अपने अधीन कर दिया है। और अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन आता है कि लखोडियार को राज्य पुरातत्व विभाग के अधीन कब किया गया, तो ध्यान रखना है कि इसको राज्य पुरातत्व विभाग के अधीन 1992 में कर लिया गया। कब कर लिया गया था? 1992 में इसको राज्य पुरातत्व विभाग के अधीन कर लिया गया। देखेंगे भाई आगे अपने को यहाँ से जानकारी मिलेगी कि कुछ लोगों ने कहा है कि लखोडियार के शैल चित्र, कुछ लोगों ने कहा है कि लखोडियार के जो शैल चित्र हैं
यहाँ जो पत्थर पर बने हुए चित्र हैं वो भीमबेटका मध्य प्रदेश के चित्रों के समान है। किसके चित्रों के समान है? भीमबेटका मध्य प्रदेश, भीमबेटका मध्य प्रदेश के चित्र के समान है। अगर हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन आता है किसके समान है, तो क्या कहना है? भीमबेटका मध्य प्रदेश के चित्रों के समान। ठीक हो गया। चलो अब अगर हम लोग दूसरी चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, अगर जो है तो एक चीज़ का ध्यान और रखेंगे, वो ये है कि देखो भाई, जब हम इस बारे में बात करेंगे तो एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, मानव निवास की सर्वप्रथम पुष्टि, मानव निवास की सर्वप्रथम पुष्टि। मेरा क्वेश्चन है कि मानव निवास की सर्वप्रथम पुष्टि भारत में कहाँ हुई है? तो भारत में मानव निवास की सबसे पहली पुष्टि जो है वो नर्मदा घाटी में हुई। कहाँ हुई थी? नर्मदा घाटी में। मानव ने या आदि मानव ने जहाँ सबसे पहले भारत में रहना शुरू किया, सबसे प्राचीन साक्ष्य वो कहाँ से मिले हैं? नर्मदा घाटी से मिले हैं। यूकेपीएससी के द्वारा इस प्रश्न को अभी तक 2 बार पूछ लिया गया है। ठीक है, कि प्राचीनतम मानव के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? नर्मदा घाटी के अंतर्गत से मिले हैं। ठीक हो गया। दूसरा, अगर मैं कहूँ कि मानव निवास के
बधाई के पात्र हो फिर तो। अंकित कुमार सर, बहुत परेशान हो गया हूँ पढ़ते पढ़ते, अब तो रिश्तेदार भी ताने मारने लगे हैं, क्या पता सर कनिष्ठ सहायक में होगा या नहीं होगा। अंकित भाई, अपने आप को 3 बार बोलो, मेरा कनिष्ठ सहायक में सिलेक्शन होगा, मेरा कनिष्ठ सहायक में सिलेक्शन होगा, मेरा कनिष्ठ सहायक में सिलेक्शन होगा, ठीक है। और फिर देखो तुम जादू। अरे भाई अंकित, पढ़ना ही तो पड़ेगा, पढ़ने के अलावा और कोई दूसरा तरीका भी नहीं है। मैं तुम्हारी बात को समझ पा रहा हूँ, पर क्या करूँ।